हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आपको जैसे पता है कि रीट का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। रीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, डेली आपको अब रीट के रिगार्डिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिससे कि हमारी CDP की जो है अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से होंगी, या फिर जो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आगे आने वाले हैं, चांसेस हैं उनके बहुत ज़्यादा, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी प्रैक्टिस है CDP की, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी आई होप काफ़ी अच्छी हो जाएगी इससे, जिससे कि आपका रीट जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हम CDP का हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा साहचर्य अधिगम का सिद्धांत नहीं है? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साहचर्य अधिगम क्या। साहचर्य अधिगम वो है जिसमें कि एक उद्दीपक होता है और फिर अनुक्रिया होती है, जिसमें स्टिमुलस और हमारा साथ में क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, उन दोनों का जो है संबंध होना चाहिए। देखिए, परंपरागत जो अनुकूलन सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था, और इसमें जो है ये हमारा साहचर्य का अधिगम होता है। इसमें हम दोनों के बीच में जो है साहचर्य स्थापित करके सीखते हैं। उसके बाद गेस्टाल्ट का सिद्धांत है। देखिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था, और इसमें हम साहचर्य से नहीं सीखते, बल्कि जो हमारी सूझ है उससे हम सीखते हैं। तो ये जो हमारा है इसमें नहीं पूछा गया, तो यही हमारा इसका आंसर है। मैं आपको नेक्स्ट 2 पॉइंट भी बता देती हूँ। उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है और लास्ट वाला क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत जो है, ये दोनों ही जो है स्किनर के दिए हुए हैं। ये नेम चेंज है, सिर्फ ये सेम ही है। इसमें पहले उद्दीपक दिया जाता है, फिर अनुक्रिया होती है उसके द्वारा। तो इन तीनों में जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, साहचर्य अधिगम है, जबकि गेस्टाल्ट में साहचर्य अधिगम नहीं है, बल्कि सूझ के द्वारा अधिगम होता है इसमें। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो देखिए, काफ़ी बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो ये सिर्फ हमें क्या है, लर्न करनी पड़ेंगी। इसका कोई भी आप एक जो की पॉइंट है वो लर्न कर लीजिए, और ये याद रखिए कि किसने दिया है। जैसे कि उत्तेजित दशा, तो संवेगों को उत्तेजित दशा किसने कहा है? वुडवर्थ ने। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमें नेगेटिव ढूंढना है। नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। देखिए, जहाँ पर परिपक्वता इट मीन्स मैच्योरिटी आ जाती है, तो वहाँ पे जो मेंटली बच्चा है वो मानसिक स्वास्थ्य का होगा उसके पास, तो ये हमारा आंसर नहीं है। आत्मविश्वास, सहनशीलता होगी उस बच्चे में। वास्तविकता की स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता भी होगी। तो देखिए, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, तो एक जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें बच्चा क्या करता है, वो स्वयं में सीमित नहीं होता। विनीत हो सकता है बट स्वयं में सीमित नहीं होगा। वो क्या होगा, वो सभी से बात करेगा, सामाजिक होगा, अच्छे से संवेगात्मक परिपक्वता होगी उसके अंदर। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार में नहीं आएगा, यहाँ को आएगा, पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो किसने जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था? तो देखिए, थॉर्नडाइक, पावलोव और जो स्किनर की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें उन्होंने जो है वो पुरस्कार पर महत्व दिया था। चाहे वो पुरस्कार हमारा जो है वो विजिबल है, या फिर देखिए पावलोव वाले में फूड जो था वो पुरस्कार ही था, जिससे कि जो कुत्ता है वो अनुक्रिया कर रहा था। थॉर्नडाइक और स्किनर में भी ऐसा ही था, जब बिल्ली को भोजन मिलता था तो वो उसके लिए क्या था, वो उसके लिए पुरस्कार था। और स्किनर वाले में भी चूहे को जब भोजन मिल रहा था तो उसके लिए पुरस्कार था। लेकिन जो गुथरी की हमारी थ्योरी है उसमें पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है, तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो बालक के किस साल में सब केंद्रित होती है? जिसमें बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में। तो देखिए, ये जो एज होती है जन्म से 2 वर्ष तक, तो बच्चा, देखिए आपने सुना होगा कि ना तो बच्चे में सूझबूझ होती है, ना ही वो ज़्यादा जो है
उसमें ये होता है कि नैतिकता होती है। तो जो 3 से 6 साल का बालक होता है, आपने देखा होगा, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। जैसे हम उसको शॉप पर ले जाते हैं तो वो ये कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ये नहीं सोचता कि अभी पापा ये चीज़ आपको दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाना चाहते। तो वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो वो होती है स्व केंद्रित अवस्था। तो ये 3 से 6 साल तक होती है बच्चे में। जो 7 वर्ष के बाद है, फिर भी बच्चा समझना शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ अभी नहीं लेनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे आपको जो प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ उसकी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का जो मूलभूत नियम है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किसने दिए हैं। तो ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। प्रभाव को हम परिणाम भी बोल सकते हैं। तो इसमें जब से सबसे पहला है वो तत्परता का है, कि सीखने के लिए बच्चे को जो है तत्पर होना चाहिए। तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीखने के नियम भी आपको पता होने चाहिए कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी है या फिर इंटेलिजेंस है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैम आप इस टॉपिक से रिलेटेड हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट देखिए, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिकली सोचिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम किस उम्र में ये चाहते थे कि हमें अपने माता पिता के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता था। तो ये हमारा हो जाएगा किशोर अवस्था, और ये पूर्व किशोर अवस्था आएगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि जो बच्चा 10 साल के बाद होता है, 11, 12, 13 साल, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की जो किशोर अवस्था होती है उसमें बच्चा घर से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस तरह का संबंध पाया जाता है। तो जो हमारी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी होती है उसमें कैसा संबंध है। तो ये हमारा पॉजिटिव संबंध होता है, धनात्मक है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा सृजनात्मक है तो वो उसके साथ साथ अपने दिमाग का भी जो है यूज़ कर रहा है बालक, कि हाँ, मैं ये नई चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, अगर बालक में बुद्धि मतलब मानसिक रूप से अगर कम है उसका आईक्यू, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं कि वो सृजनात्मक होगा। हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा जो है वो ऋणात्मक कभी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, जो है धनात्मक, जो है इसमें पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था हमारी कितने साल तक होती है? मेनली हमारी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो उसमें बच्चा जो है कई 5 वर्ष भी मानता है, लेकिन मेनली 2 वर्ष तक ही मानी जाती है शैशवावस्था। तो किस तरह के कार्य करता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होते हैं? जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारी, उनसे रिलेटेड काम करता है। जैसे हमें भूख लगती है तो रोता है, वो हंसता है, ये हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसके बाद है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। देखिए, विकास का संबंध परिवर्तन से, जैसे जैसे बच्चे में विकास हो रहा है तो वो परिपक्व भी होता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे उद्दीपन पेश किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, इसको हम पावलोव की थ्योरी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कुत्ते के सामने उद्दीपक दिया गया था तो उसने क्या करना शुरू कर दिया था, तो अनुक्रिया करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती? तो देखिए, 3 तरह की व्यक्तित्व मापन की जो है विधियां हैं, एक वस्तुनिष्ठ है, एक व्यक्तिनिष्ठ है, और एक हमारी जो होती है जिसको हम प्रोजेक्टिव कहते हैं। तो ये 3 हमारी विधियाँ। तो इसमें पूछा गया कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है, व्यक्ति के संकेत के रूप में शारीरिक जो परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन हमेशा हमारी वृद्धि से रिलेटेड होते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व मापन की जो विधि है वस्तुनिष्ठ, उसमें नहीं आता। बाकी तीनों हमारे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भाव
भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो देखिए नहीं वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो बालक का इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए बालक के कार्य को सामाजिक स्वीकृति अगर मिल रही है तो वो क्या है, विकास में सहायक है। लेकिन अगर परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, देखिए अगर आपके अंदर कोई भी फीलिंग आती है और परिवार और विद्यालय उसको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, उसका दमन करता है, तो वो एक स्वस्थ भावात्मक विकास उसका बच्चे का नहीं हो पाएगा। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है और इसमें नहीं वाला ही पूछा गया, तो सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए मेंटल जो हमारा मेंटली जो स्वास्थ्य है हमारा उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा ऑप्शन दूसरों पर निर्भरता। तो जो दूसरों पर निर्भरता है वो हम शारीरिक रूप से निर्भर होते हैं और वो भी जब शैशवावस्था में होते हैं तब होते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं है। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो सोचने विचारने से रिलेटेड होता है। तो मानसिक क्रियाएं, कल्पना और सीखने की प्रक्रिया जो है वो हमारे माइंड से रिलेट करती है। बाकी जो है दूसरों पर निर्भरता वो हमारी मेंटली जो है रिलेट नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए अधिगम का जो संबंध प्रतिक्रिया है, इट मीन्स मैंने आपको अभी भी बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध स्थापित करके बच्चे को सिखाया जाता है, तो जो ऐसा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पैवलोव ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट, उसमें किसका विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो देखिए जब भी सोशल डेवलपमेंट की बात आएगी तो ग्रुपिंग की बात आएगी, हम दूसरे लोगों से क्या है जो है इंटरेक्शन करेंगे। तो जब हम खेलते हैं तो हम ग्रुप में खेलते हैं और हमारे अंदर जो है सामाजिक विकास होता है। तो इसका जो है खेल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।